गुड इवनिंग दोस्तों। आज का टॉपिक है, कल के वीडियो में आपको हमने बताया था कि फिजिक्स की कॉपी आपको कैसे फिल करनी होती है प्रैक्टिकल की। आज देखते हैं, आज आपकी केमिस्ट्री की कैसे फिल करनी है आपको, इसके विषय में थोड़ा चर्चा करते हैं। कि जैसे सबसे पहले आपको कॉपी, कल भी हमने बताया था कि अगर आपको कॉपी ऐसी मिलती है तो इसमें कॉलम कैसे फिल करना होता है। सबसे पहले आपको वर्ष, कौन सा वर्ष आपका 2026, दिनांक जिस दिन आपका प्रैक्टिकल कराया जाता है। इसके बाद में अनुक्रमांक जो आपको कॉलेज द्वारा आपको अलॉट किया जाए शब्दों और अंकों में, अपना नाम, पिताजी का नाम, माता का नाम, लिखित परीक्षा केंद्र और प्रयोगात्मक परीक्षा केंद्र, जिस सेंटर पे आप प्रैक्टिकल कर रहे हो या जिसमें आप पढ़े हुए हो एक ही होता है, क्योंकि अब आपका सेंटर चेंज नहीं होता है। तो करना अगर चेंज होता है तो जैसा हो आप वैसा लिखना है आपको। फिर इसका जैसे भौतिक विज्ञान, जैसा कल आपको हमने बताया था पिछले वीडियो में कि भौतिक विज्ञान में टिक करना है। अगर आज हमने टॉपिक उठाया आज केमिस्ट्री का यानी रसायन विज्ञान का, तो रसायन विज्ञान में टिक कर देना है आपको। आते बेटा इस तरीके के दो कॉलम बने होते हैं, एक तरफ होता है इंटरनल यानी आंतरिक परीक्षक द्वारा मूल्यांकन, एक तरफ होता है बाह्य परीक्षक द्वारा मूल्यांकन। इधर होता है महायोग यानी 15 अंक आपके विद्यालय के और 15 अंक आपके हैं बाह्य परीक्षक द्वारा मूल्यांकन। एक 15 अंक इंटरनल और 15 नॉन एक्सटर्नल। अब इसमें आपको फिल क्या करना होगा, इसी टाइप की अगर आपकी प्रैक्टिकल कॉपी आपको मिलती है कॉलेज में तो आपको करना क्या होगा, पूर्णांक और प्राप्तांक ऐसे दो कॉलम होंगे, इसके ऊपर एक कॉलम और बना होगा। काउंटिंग करते हैं तो काउंटिंग करने पर देखते हैं कि 1 2 3 1 2 3 4 5, 5 इधर कॉलम है और 5 1 2 3 4 और 5 5 यानी 5 इधर 5 इधर। सेम टू सेम कंडीशन आपकी कौन सी हो जाएगी, जैसी फिजिक्स में आपने आपको देखा था। तो उसमें करना क्या होगा आपको देखते हैं। जैसे ये पहला है तो इस कॉलम में पूर्णांक के ऊपर वाला कॉलम आपको केमिस्ट्री बनना क्या इसी कॉलम का है, तो इसी टाइप का हमने आपको सॉल्व करके बताया, मतलब दिखाया था। और फिर आज दिखाते हैं कि इस कॉलम पर आपको ऐसा देखिए, ये इस टाइप का केमिस्ट्री का है, क्लास 12 इंटरमीडिएट का है, प्रयोगात्मक। करना क्या होगा, जैसे कि पहला आपका दिया गया है पूर्णांक और प्राप्तांक। तो पूर्णांक में सबसे पहला जो आपका कॉलम बना होगा पूर्णांक के ऊपर का कॉलम, उसमें क्या लिखा होगा, आपको लिखना होगा आपकी कक्षा का जो रिकॉर्ड है, यानी यहाँ पर आपको बनना होगा इस टाइप से। देखिए आपका लिखा होगा, देखते हैं ये वाला, ये पूर्णांक के सामने आप को लिखने हैं 4 अंक, फिर दूसरे कॉलम में 8 अंक और तीसरे कॉलम में 3 अंक, और इसके बाद एक कॉलम छोड़ना होगा और उसके ऊपर लिखना होगा 15 अंक। ऐसा ही शायद आपके कॉलेज में कराया जाए। ऊपर क्या होता है भाई, हमने जो सबसे पहले पूर्णांक के ऊपर जो 4 अंक है, 4 अंक किसके मिलते हैं, कक्षा रिकॉर्ड के, कि कक्षा में आपका रिकॉर्ड कैसा है। तो आपको पूर्णांक ये है, पूर्णांक के ऊपर यहाँ पे तो 4 अंक ये हो गए, यहाँ पे क्या आपको भरना होगा, कक्षा रिकॉर्ड, यहाँ पे क्या भरना होगा, कक्षा रिकॉर्ड। यानी इस टाइप से हम करने से थोड़ा ऐसा करते हैं, इस टाइप से यूँ। अब देखिए अब आपको मैच करेगा। पहले कॉलम में यहाँ पे क्या बनना होगा, कक्षा रिकॉर्ड, यहाँ पे अंक, कक्षा रिकॉर्ड अंक। दूसरा कॉलम आपका होगा जिसमें बनना होगा आपको प्रोजेक्ट प्लस मौखिक, ये इंटरनल की बात हो रही है आपके विद्यालय की, और यहाँ पे 8 अंक। और इसके बाद तीसरे कॉलम में लिखा है विषय वस्तु का प्रयोग, तो यहाँ विषय वस्तु का प्रयोग 3 अंक। इसका चौथा कॉलम डैश कर देना है, आपको छोड़ देना है क्योंकि लास्ट का कॉलम बाकी। तो लास्ट के कॉलम में योग लिखना है, और इन तीनों का 1 2 3 तीनों का योग टोटल कितना हो गया, योग यहाँ लिखना है 15 अंक। तो इस तरीके से पहला इंटरनल आपको फिल करना है। फिर इसी तरीके का होता है एक्सटर्नल यानी बाह्य परीक्षक जो आपके द्वारा कराया जाता है मूल्यांकन। उसमें देखते हैं, उसमें पहले कॉलम होता है जो आपका वो आयतनात्मक विश्लेषण जो आपने प्रैक्टिकल किया हुआ है, तो वो होता है आपका 4 अंकों का। दूसरा यानी एक अम्लीय और दूसरा क्षारीय का, यानी क्या हो जाएगा, लवण विश्लेषण। दूसरे कॉलम में लवण विश्लेषण जो कितने का है, 4 अंक का। तीसरा होता है विषय वस्तु पर प्रयोग, यानी विषय वस्तु जो आपको दिया जाए प्रैक्टिकल के लिए, तो विषय वस्तु का यहाँ पे करना है, यहाँ पे अंक बनने। और चौथा कॉलम आपका, इसमें आपको सारे कॉलम फुल होंगे। चौथे कॉलम में आपको मौखिकी यानी वाइवा जिसका है तो वो कितना, 4 अंक का। तो इस तरीके से पूरे योग कितना हो जाएगा, 15 अंकों का। ये 15 अंकों का योग हो गया। यहाँ महायोग और महायोग की जगह आपको लिखना होगा 30 अंक। तो संभवतः ऐसा आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कहाँ पे फिल करना है।
एक अब चलते हैं आज के टॉपिक पर कि आपके कौन कौन से प्रैक्टिकल हो सकते हैं या आपके कॉलेज में अलग कौन टाइप से दिए जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिकल हैं उनके विषय में आप थोड़ी चर्चा करते हैं। चलो आते हैं, पहले इसको हटाते हैं और देखते हैं। पहला इस टाइप से आपकी कॉपी होगी इस टाइप की। तो हमने पेज पलटा और पेज पलटने के बाद जो उल्टे तरफ पहला पेज है, तो सबसे पहला काम कल भी आपको बताया था हमने कि हमें जो प्रैक्टिकल तीनों करने हैं उनको लिखना होगा। तो उनमें 3 प्रैक्टिकल कौन कौन से, उनको फर्स्ट प्रश्न, सेकंड और थर्ड, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, तीनों प्रैक्टिकलों के नाम लिखने कि ऑब्जेक्ट उसका क्या बनेगा जो। तो सबसे पहला क्या है, पहला आपका दिया गया फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट N/1330 का नॉर्मलता का, किसका नॉर्मलता, पढ़ा होगा केमिस्ट्री आपके सिलेबस में भी होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है नॉर्मलता, मोलरता। तो नॉर्मलता का मानक विलयन बनाकर इसकी सहायता से किए हुए पोटेशियम पर मैग्नेट, ये क्या है, मैग्नेट के विलयन, मैं आपको थोड़ा स्पष्ट कर दें, ये है आपका मैग्नेट के विलयन की नॉर्मलता, मोलरता और सांद्रता, ये सभी किसमें होते हैं, इनके मात्रा क्या होता है, ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करना। ये आपका पहला ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब पहला प्रैक्टिकल। और दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पे क्या दिया गया, दूसरे दिए गए अकार्बनिक मिश्रण में, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक 2 होते हैं, ये किसका है, अकार्बनिक मिश्रण में एक अम्लीय तथा एक क्षारीय मूलक को पहचान कर लिखना, यानी इनको लिखा जाएगा, किसका, अकार्बनिक मिश्रण में अम्लीय और क्षारीय मूलक दोनों को पहचान के लिखना है। तीसरा है बेटा, दिए गए कार्बनिक यौगिक में उपस्थित क्रियात्मक समूह को पहचान कर लिखना है, यानी क्रियात्मक समूह वर्ग के जो होते हैं, तीसरा प्रैक्टिकल उसमें लिखना होगा। तो दिए गए कार्बनिक यौगिक में उपस्थित क्रियात्मक समूह को पहचान कर लिखिए। तो इस हिसाब से आपके ये 3 प्रैक्टिकल जो मेन सब्जेक्ट, ये आपको उल्टे पेज पर करने। अब आते हैं हम पहले प्रोजेक्ट यानी पहले पर। अब पहले पे हमको करना क्या होगा, जरा पहला प्रैक्टिकल देखते हैं। दिया गया ऊपर सबसे पहले आपको लिखना प्रयोग संख्या 01 यानी पहली संख्या, और इस कॉलम को, बल्कि हमने तो ऐसे ही आपको एक बता दिया कि इस टाइप से करना है, बल्कि आपके टीचर, आपका विद्यालय किस टाइप से आपसे कराता है ये आपको बताना है। और इसको बल्कि यहाँ से नहीं, बल्कि यहाँ से भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लिखा है उद्देश्य। अब उद्देश्य क्या है भाई, जो सबसे पहले उद्देश्य तो होता है, सभी का उद्देश्य होता है, हमारा है, आपका है, सभी का क्या उद्देश्य है, आपका उद्देश्य है यूपी बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करना और अच्छे से प्रैक्टिकल लिखना, कॉपी लिखना और अच्छे अंक से उत्तीर्ण होना। तो उसी तरीके से प्रैक्टिकलों का भी कुछ उद्देश्य होता है, ये तो वही उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है इसका, उद्देश्य दिया गया है फेरस अमोनियम सल्फेट का N/30 यानी 30 नॉर्मलता का मानक विलयन बनाकर इसकी सहायता से दिए गए पोटेशियम पर मैग्नेट, अब देखो मैग्नेट आ गया KMnO4, यानी क्या हो गया, पोटेशियम, देखो इसको एक साथ आपको लिखना है, पोटेशियम पर मैग्नेट, ये क्या दिया गया है, पोटेशियम पर मैग्नेट। और ये ऐसा ही आपका यहाँ पे भी था, पोटेशियम, थोड़ा ध्यान रखना लिखते समय आपको कि पोटेशियम, वहाँ पे जगह नहीं थी, तो पोटेशियम पर मैग्नेट, इसको साथ में लिखना है आपको। आपको मालूम होगा लाल दवा का सूत्र होता है पोटेशियम पर मैग्नेट, तो ये क्या हो गया, पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 के विलयन की नॉर्मलता, मोलरता तथा सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करना, वही ऑब्जेक्ट जो आपने उसमें लिखा था। अब आते हैं इसके बाद में क्या होता है, आवश्यक सामग्री। अब प्रयोग में कौन कौन सी सामग्रियाँ आवश्यकता पड़ती है उसमें देखते हैं। तो आवश्यक सामग्री कौन कौन सी हो जाएगी, आवश्यक सामग्री आपकी हुई ब्यूरेट, पिपेट, कोनिकल फ्लास्क, KMnO4 का विलयन फेरस अमोनियम, किससे, विलयन फेरस अमोनियम सल्फेट, ये आपकी आवश्यक सामग्री। इतनी चीज़ें आपको चाहिए प्रैक्टिकल के लिए। फिर इसके बाद आता है सूचक। अब सूचक क्या है, सूचक है स्वयं सूचक KMnO4 वही लाल दवा पोटेशियम पर मैग्नेट,
और अंतिम बिंदु कैसा होगा, गुलाबी रंग का। कैसा, पिंक कलर, यानी गुलाबी रंग का। अब गुलाबी रंग का क्या हो जाएगा, अगली हेडिंग डालनी है प्रेक्षेपण। क्या हेडिंग पड़ेगी, प्रेक्षेपण। अब प्रेक्षेपण में क्या हो जाएगा, आपको ये सभी मालूम होंगे कि जो प्रेक्षेपण इसकी तुलनात्मक मान होते हैं, तो प्रेक्षेपण में क्या होगा, तौलने के लिए, यानी तौलने के लिए प्रेक्षेपण। ये तौलने के लिए क्या हो जाएगा, वजन वेट करने के लिए प्रेक्षेपण। उसमें किसका किसका वजन करना, फेरस अमोनियम सल्फेट के N/30 नॉर्मलता के 250 ml लीटर मानक विलयन के निर्माण के लिए आवश्यक फेरस अमोनियम सल्फेट की मात्रा। अब फेरस अमोनियम सल्फेट की मात्रा क्या क्या होगी, तो उसमें देखते हैं। सबसे पहले क्या लिख देते हैं बेटा, इसका जो अमोनियम सल्फेट होता है, इसका फार्मूला लिख देते हैं बेटा। ये बना हुआ है वेट, यानी W। ये क्या बना हुआ है आपका, W। स्पष्ट आप समझ लें, ये है आपका W, वेट। W इक्वल लिखा है NeV/1000, यानी 1000, NeV/1000। अब जहाँ काउंट क्या है, ये जहाँ तुल्यांकी भार कैपिटल E का बराबर 392, और दूसरा क्या हो जाएगा, नॉर्मलता आपकी n बराबर 1/, कितनी होगी, 1/30। आते हैं इसके बाद इसके नेक्स्ट पेज को देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे आपको मिला कि प्रयुक्त आयतन। अब प्रयुक्त आयतन क्या हो जाएगा, 250 ml फेरस अमोनियम सल्फेट की मात्रा W इक्वल 1/30। अब कौन कौन से मानक दिए, W बराबर N, V और E, जो बताया था, तीनों के मानक दिए 392 × 250/1000। अब इससे इसको कैंसिल कर देंगे, ये इसके साथ आ जाएगा। तो जब इन सबका गुणा करके इसका भाग देते तो आता है 3.266 ग्राम। अब इसके लिए होता क्या, इसके लिए निम्न प्रेक्षेपण करते हैं। नंबर 1, जैसे निम्न प्रेक्षेपण में क्या हो जाता है, निम्न प्रेक्षेपण में वाच ग्लास, यानी जो वाच ग्लास का भार होता है उसको मान लेते हैं x ग्राम, और वाच ग्लास का भार जो होता है, तो वाच ग्लास का भार प्लस यानी धनात्मक N/30 फेरस अमोनियम सल्फेट के 250 ml विलयन हेतु फेरस अमोनियम सल्फेट का भार बराबर x प्लस x, तो ये, और N/30, यानी जो हम सॉल्व करके लाए थे W वाला मान, वो रख दिया। अब नंबर 3 क्या हो जाएगा, मानक विलयन हेतु आवश्यक फेरस अमोनियम सल्फेट का तौला गया भार। क्या हो जाएगा बेटा, तौला गया भार। अब तौला गया भार कितना होगा, 3.266 ग्राम। तो अब क्या हो जाएगा, फेरस अमोनियम सल्फेट का मानक विलयन बनाना। नंबर 1, अब इसमें क्या चलता है, रासायनिक तुलना द्वारा या रासायनिक जो मापन होता है द्वारा तौले गए 3.266 ग्राम फेरस अमोनियम सल्फेट का विलयन आसूत जल में घोल कर 250 ml आयतन प्रयोग एक के अनुसार बनाते हैं। अब क्या होता है, जल को चिन्हित स्थान पर, यानी एक निशान बना देंगे, चिन्हित स्थान तक भरने के पूर्व इसमें 5 ml तनु H2SO4 अम्ल डाल देते हैं। कितना डालते हैं बेटा, 5 ml तनु H2SO4। इसको कहते हैं क्या बेटा, इसे कहा जाता है शांत सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये आपका हुआ। इसके बाद आगे चलते हैं बेटा, आपकी हेडिंग क्या पड़ेगी, आपकी प्रेक्षण सारणी। अब प्रेक्षण सारणी में क्या होगा, वेरी सिंपल, पहला कॉलम जैसे कल भी आपको बताया था फिजिक्स में कैसा था वैसी टेबल है, कुछ डिफरेंट होगा। क्रम संख्या 1 2 3 4, 4 कॉलम। पहले कॉलम आपको कितने खींचने, पहला कॉलम 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम और 4 कॉलम। पहले आपको 4 कॉलम खींचने, 1 2 3 और 4, समझ लिए, 1 2 3 और 4 कॉलम आपको खींचने होंगे, आपको बताया जाएगा मापांक में। अब पहला कॉलम आपका होगा फेरस अमोनियम सल्फेट, पहला होगा फेरस अमोनियम सल्फेट, समझ लीजिए। और ये होता है कैसा, विलयन 1 ml में, ये मिलीलीटर में होगा, और मान सभी के इक्वल होंगे, 25.0 25.0 25.0 और 25.0। अब जो दूसरा है, दूसरा कॉलम का नाम है ब्यूरेट का पाठ्यांक।
यूनिट का पाठ्यांक। और पाठ्यांक इसमें जो दूसरा कॉलम है इसमें 2 कॉलम खींचने हैं, इसके 2 भाग। अब पाठ्यांक 2 भाग होता है, कौन सा, एक अज्ञात विलयन में M1, अब उसका अज्ञात विलयन जो होगा तो उसका प्रारंभिक भाग भी होगा अंतिम भाग भी होगा। तो प्रारंभिक भाग लिख लेना, प्रारंभिक ml और अंतिम ml। अब प्रारंभिक ml में क्या हो जाएगा 0 0 0। भाई प्रारंभिक शुरुआत किसी की हो, आपकी हो, हमारी हो, कहीं से हम कहीं चलते हैं तो 0 0 आता है। और अंतिम क्या रिजल्ट आता है, अंतिम पहला आता है 25.9, कुछ भार बढ़ा 25, वेट बढ़ा 25.7, 25.5, 25.5। संभवतः आपको जैसा प्रयोग में मालूम हो, संभवतः ऐसा ही होता है। तीसरे कॉलम का नाम है अनुमापन में प्रयुक्त KMnO4 विलयन ml में। अब इसका मान क्या हो 25.9, वही लिखना होगा जो आपका लास्ट है। भाई जो लास्ट आया वही तो लाल दवा का बनेगा, पोटेशियम परमैंगनेट का। अब देखो KMnO4 का मान जो आया वो लिख दिया, वैसे उतार दिया। अब चौथे कॉलम में आपको लिखना होगा, अच्छे से समझ लिए, चौथे कॉलम में लिखना सुसंगत पाठ्यांक, इसके साथ में जो सुसंगत पाठ्यांक ml में, और इसका मान होगा V2, इसका मान कितना होगा 25.5। अब हम करते हैं गणना। गणना आपने पढ़ी भी होगी केमिस्ट्री में, गणना में होता निम्नलिखित सूत्र की गणना हेतु प्रयोग करते हैं। नॉर्मलता समीकरण आपको मालूम है N1 V1 बराबर N2 V2, ये फार्मूला होता है बेटा। अब नॉर्मलता समीकरण ये हुआ। अब इसमें क्या होगा फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट, और ये क्या होगा FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O इज इक्वल टू KMnO4, जो आपको प्रैक्टिकल वैल्यू में दी गया है। अब N1 का मान क्या है, N1 बराबर नॉर्मलता इक्वल N/30, V1 बराबर प्रयुक्त आयतन बराबर 225 ml। तीसरा N2 का मान आपको निकालना है, V2 का मान कितना है 25.5, V2 का मान है 25.5 ml N/30 इंटू 25। अब ये मान इक्वल क्या N2 इंटू 20, भाई जो मान दे दिया गया इसका मान यहाँ पे रख दिया 25.5। तो इस तरीके से ये कौन से हुए आप जानते होंगे, ये मान कहाँ से आया आपके, तो ये मान बेटा वही आए हैं जो आपका फार्मूला था N1, V1 का मान कितना है 25, और इसके बाद में क्या हो जाएगा V1 पहली वाली वैल्यू थी सब 25 ही है, ये वाली वैल्यू कौन सी है 25, और इसके बाद में N2 वैसे लिख दिया, और V2 का मान कितना था 25.5। हमने फार्मूले में रखने के बाद में देखा कि हम फार्मूले में रखने के बाद देखा बेटा कि N2 बराबर दिया गया है, आता क्या है N/30 इंटू 25.5। कहाँ से बेटा, जब हम इसको पक्षांतर करेंगे ये वाला, तो ये तो इसके साथ गुणा होगा ये, और ये वाला आ जाएगा इसके नीचे बटे में, तो आपका इस तरीके से N2 का मान आ जाएगा। अब जब ये N2 का मान आ गया, अब इसमें क्या लिखा है KMnO4 की नॉर्मलता, KMnO4 की नॉर्मलता क्या होगी N2 बराबर 0.0326 N नॉर्मलता में। अब KMnO4 का तुल्यांकी भार पिछले निकाल चुके अभी 31.6, 31.6। अब KMnO4 की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में क्या हो जाएगा N इंटू ई, क्या होगा N इंटू ई। तो अब इसमें मान हमने निकालना शुरू किया, तो एक तो ये हो गया KMnO4, ये इस बराबर KMnO4 इंटू KMnO4 दो बार हो जाएगा। अच्छा दो, एक तो ये वाला हो गया, एक ही हो गया ये वाला, तो ये दोनों को जब आपस में गुणा किया तो एक का मान कितना N2 का मान कितना निकाला हमने 0.326 ये वाला किया था, और N1 का मान हमने कहाँ निकाल रखा था, N1 का मान ये था, एक मान N2 का मान ये और N1 का मान ये। तो इस तरीके से N1 N2 दोनों मान हो गए, दोनों का गुणा कर दिया, आया कितना 1.0326 ग्राम प्रति लीटर। इस तरीके से ये आपका मान निकल के आया। फिर क्या करते हैं मोलरता, अब मोलरता बराबर, अब सूत्र आपको मालूम मोलरता गुणा अणुभार बराबर नॉर्मलता गुणा तुल्यांकी भार, मोलरता का गुणा अणुभार से और नॉर्मलता का गुणा तुल्यांकी भार से। तो इक्वल टू आता क्या सांद्रता ग्राम प्रति लीटर, सांद्रता ग्राम प्रति लीटर, फिर नीचे मोलरता गुणा 158, मोलरता गुणा 158 बराबर आ गया जो मान हमने सॉल्व किया है ये वाला मान वो लिख दिया आके। अब मोलरता फिर कितनी आती है जब इसका इसमें गुणा कर देंगे, ये इसका डिवाइड करेंगे, भाई ये इक्वल है, ये इसके बटे में आया, जब इसका इससे बटे में आ गया तो भाग जब दिया इसका इसमें
तो जब भाग देने पे आएगा 0,00653 m मोलरता। अब इतना जब प्रैक्टिकल हुआ तो आपका भाई देखो, हमने मेहनत की, हमने बोर्ड एग्जाम दिए तो कुछ तो रिजल्ट आया। तो रिजल्ट क्या आएगा? परिणाम दिए गए पोटेशियम पर मैग्नेट की नॉर्मलता, जो नॉर्मलता हमने पहले निकाली थी कौन सी, ऊपर वाली वैल्यू N2 की, वो क्या N2 का मान लिख दिया। फिर सांद्रता जो निकाली ये, नॉर्मलता ये, सांद्रता दूसरी वाली, और मोलरता जो तीसरे नंबर पर है। तीनों के 1, 2, 3 ये तीनों के मान हमने लिख दिए। अच्छा, प्रयोग करते के समय सावधानियां क्या होती है? सावधानियां नंबर 1, ब्यूरेट पिपेट और प्रयोग में प्रयुक्त बोतलों को उनसे भरे जाने वाले विलयन से क्या करते हैं बेटा? क्षारित कर लेना, यानी छान लेना। इसको क्या कर लेते हैं बेटा? इनसे प्रयोग करते समय दिए हुए मानों को प्रक्षालित कर लेते हैं, यानी इनको छान लेते हैं। अब आगे क्या होगा? प्रक्षालन के लिए केवल 4.5 ml विलयन काम में ले सकते हैं, यानी ml विलयन जो होता है इतना ही केवल आपके काम में, कितना? 4.5 ml विलयन काम में ले सकते हैं। इसके पश्चात जितना भी मान इसका बचता है, क्या लिखा? प्रक्षालन के बाद उस विलयन को क्या करते हैं भाई? देखो, कोई चीज़ है रिजेक्ट है तो उसे फेंक देते हैं। दूसरे नंबर पे क्या है? ब्यूरेट पिपेट व बोतलों में भरने से, ब्यूरेट पिपेट क्या हो, और बोतलों को भरने से पूर्व विलयन को अच्छी तरीके से, यानी पूर्व विलयन जो होता है आपका पहले वाला विलयन को अच्छी तरह हिलाना चाहिए, हिला देते हैं उसको। इसके बाद नंबर तीसरे नंबर पे क्या दिया गया इसकी सावधानियों में? ब्यूरेट स्टैंड में सीधी होनी चाहिए। ब्यूरेट स्टैंड जो होती है, जो छड़ होती है, वो कैसी है? सीधी होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपका जो पहला प्रैक्टिकल था जो कराया गया था वो आपको संभवतः ऐसा ही कराया जाएगा आपके विद्यालय में, इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं दूसरे पर। दूसरा प्रयोग आपका क्या था उद्देश्य? दिए गए कार्बनिक मिश्रण को एक अम्लीय तथा एक क्षारीय मूलक को पहचान कर लिखना। एक अम्लीय और एक क्षारीय दोनों को कैसे पहचान के लिखा जाएगा? तो सबसे पहले कोई चीज़ है, हम कहते लिखते हैं, तो लिखने के लिए क्या आवश्यक है? पेन। इसी तरीके से हमें उपकरणों की आवश्यकता होगी। क्या? सबसे पहले परगनली कांच की होती है, होल्डर जिससे परगनली को कसा जाता है, एक चिमटा जैसा देखा होगा घरों में, उसी टाइप का होल्डर होता है, छोटा लकड़ी का आता है, उस पर होता है, और फिर बर्नल और मिश्रण आदि। अब अम्लीय मूलक के परीक्षण के लिए सारणी, अब अम्लीय मूलक की सारणी अलग बनाओ। क्रम संख्या 1, 2 कॉलम बनेंगे, 1, 2, 3। प्रयोग, परीक्षण और निष्कर्ष। आपने प्रयोग किया, परीक्षण किया, इसके बाद जो रिजल्ट आया वो अब क्या आता है आपका? सबसे पहले बेटा परग नली में थोड़ा सा मिश्रण लेकर तनु H2SO4 डाला जाता है। परग नली में थोड़ा सा मिश्रण लिया और मिश्रण लेकर क्या डाला गया? डाइल्यूट H2SO4 डाला गया। डाइल्यूट H2SO4 कहते हैं तनु। और इसमें क्या होगा? और दूसरे नंबर पे बेटा अब या तो ऐसे परीक्षण में लिख लेना भाई, दूसरा प्रयोग के बाद परीक्षण लिखना। परीक्षण में क्या लिखेंगे बेटा? परीक्षण में दिया गया है सिरके, आपको बता दें सिरके जैसी गंध आती है। क्या आती है बेटा? सिरके जैसी गंध आती है। और इसके बाद और रिजल्ट क्या आता है बेटा? सिरका होता है किसमें? एसीटेट होता है, तो CH3COO और माइनस एसीटेट हो सकता है। ये आपको निष्कर्ष में लिखना है। दूसरे नंबर पे बेटा आते हैं। दूसरा नंबर आपका दिया आशुद्ध जल में इस विलयन को घोलकर, यानी आशुद्ध जल में विलयन को घोलकर गर्म करके छने हुए विलयन में उदासीन फेरिक क्लोराइड घोल मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? फेरिक क्लोराइड घोल मिला देते हैं। और इससे प्राप्त क्या होता है? परीक्षण क्या आया? विलयन का रंग रक्त जैसा लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है? रक्त यानी आपका ब्लड जैसा होता है, रक्त जैसा लाल हो जाता है। अब प्राप्त क्या होता है? CH3COO माइनस निश्चित हो जाता है। ये इसमें उसमें देखो हो सकता है, इसमें कंफर्म नहीं है, लेकिन इसमें कंफर्म हो जाता है। अब ये तुम्हारे अम्लीय की आते हैं क्षारीय पर। तो क्षारीय पर मूलक के परीक्षण के लिए क्या होता है बेटा?
क्रम संख्या और क्रम हो गई 1 2 3। प्रयोग परीक्षण निष्कर्ष वही कॉलम जो पहले किए थे हमने। अब पहला प्रयोग क्या, एक परग नली में थोड़ा सा मिश्रण लेकर, एक परग नली उसमें थोड़ा सा मिश्रण लेकर उसमें तनु NaOH मिलाया। अब की बार क्या मिलाया, उसमें मिला था H2SO4, इसमें क्या मिलाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। परीक्षण के द्वारा प्राप्त किया हुआ तीक्ष्ण गंध वाली अमोनियम NH2 गैस निकल जाती है। तीक्ष्ण गंध वाली गैस कौन सी निकलती है बेटा, NH2 गैस निकल जाती है। वैसे आपने एमीन को पढ़ा होगा, अमोनियम का आप जानते होंगे NH4 भी कहा जाता है इसको, है ना। तो ये एमीन इसी का भाग है, गैस निकलती है, अमोनियम गैस निकल आती है। अब निष्कर्ष क्या, शून्य समूह, ये किसका है, शून्य समूह वर्ग का है, तो शून्य समूह में हो सकता है। दूसरा, अब परग नली के ऊपर सांद्र HCl से भीगी कांच की छड़ लाने पर, ये कैसी भीगी कांच की छड़ होगी तो क्या प्राप्त होता है, परीक्षण पर देखा गया कि अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl का सफेद गाढ़ा धुआं प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है बेटा, सफेद गाढ़ा धुआं प्राप्त होता है। और इसमें प्राप्त क्या हो जाता है, अमोनियम NH4 प्लस अमोनियम निश्चित होता है, इसमें अमोनियम की मात्रा निश्चित हो जाती है कि हाँ अमोनियम ही आएगा। अगला नंबर आता है बेटा तीसरा, इसी मिश्रण की परग नली के ऊपर लाल लिटमस लाने पर, कैसा लिटमस बेटा, लाल लिटमस लाने पर, जब लाल लिटमस लाया जाता है तो क्या होता है बेटा, लिटमस पेपर नीला पड़ जाता है। कैसा हो जाता है बेटा, लिटमस पेपर नीला पड़ जाता है। और आखिरी में निष्कर्ष फिर वही है कि जैसे इसमें कन्फर्म हो गया था NH4 प्लस अमोनियम निश्चित है, तो इसमें NH4 प्लस अमोनियम निश्चित है, इन दोनों के कॉलम वही रहेंगे। तो संभवतः आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आते हैं नीचे लवण। अब क्या प्राप्त हुआ, लवण कौन प्राप्त होता है, अमोनियम एसीटेट। तो अमोनियम एसीटेट का सूत्र क्या होगा बेटा, अमोनियम एसीटेट का सूत्र आप सभी को मालूम होगा, CH3COO NH4 और क्या लिख देंगे बेटा, माइनस पे ये आपसे फिर समझना, CH3COO NH4 इस पे माइनस का लगा देना है, उस पे आयन। अगला आता है बेटा परिमाण क्या है, दिए गए अकार्बनिक मिश्रण में एक अम्लीय मूलक CH3COO माइनस तथा ऋण आयन तथा एक क्षारीय मूलक NH4 धन आयन अमोनियम प्राप्त होता है। यानी एक क्या हो जाएगा, एक मूलक आएगा आपका अम्लीय जिसका नाम होगा CH3COO माइनस, और एक मूलक होगा आपका क्षारीय NH4 प्लस अमोनियम। इस तरीके से ये दोनों आपके प्राप्त होते हैं। तो अब आते हैं, देखते हैं सावधानियां कौन कौन सी बरतनी चाहिए हमें। सावधानियां, इनको प्रयोग करते समय क्या होता है, परग नली सूक्ष्म एवं स्वच्छ होनी चाहिए। परग नली कैसी होनी चाहिए, सूक्ष्म और स्वच्छ, सूखी होनी और साफ होनी चाहिए, स्वच्छ। दूसरा, परग नली को अच्छी तरीके से ब्रश से साफ करना चाहिए। भाई स्वच्छ तभी होगी जब ब्रश से साफ करेंगे, बिना साफ किए तो आपको स्वच्छ मिलना नहीं है। तो परग नली को अच्छी तरीके से ब्रश से साफ करना चाहिए। तीसरा, परग नली को तिरछा रखना चाहिए। कैसा रखना चाहिए बेटा, परग नली जो होती है बेटा तो उसे तिरछा रखकर, और रखना ही नहीं चाहिए, तिरछा रखकर गर्म करना चाहिए, तिरछा रखकर गर्म करना चाहिए। तो इस तरीके से सावधानियां हो गई। अब आते हैं बेटा प्रैक्टिकल आपका तीसरा, जो आपके सबसे सरल होगा। दिया आपके उद्देश्य में दिया गया था प्रयोग नंबर संख्या 3, उसमें दिया गया था दिए गए अकार्बनिक यौगिकों में उपस्थित क्रियात्मक समूह की पहचान करके लिखना। अब पहचान कैसे करके लिखी जाती है भाई, जैसे उपकरण। अब उपकरण आपका क्या है, परग नली, ब्रश, होल्डर, वर्नल, यौगिक आदि, ये जितनी भी चीजें हैं इन सबको अलग अलग तरीके से 1 2 3 4 सबको उपकरण। ये तो भाई अभी आपको बताया था कि उपकरण तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई। देखो जब कोई चीज, जब आपके पास हथियार होगा नहीं तो आप लड़ाई किससे करोगे भाई, आपके पास पेन होगा नहीं तो बोर्ड एग्जाम में आपको टॉप कैसे करना है। तो हर चीज़ तो आपका माइंड डेवलप होना चाहिए, लिखावट अच्छी होनी चाहिए, हर चीज़ आपकी अच्छी होनी चाहिए ना। तो आपके ये सब आपके उपकरण हो जाते हैं। बस यही उपकरण केमिस्ट्री की लैब में आपके प्रैक्टिकल के होते हैं।
तो जैसे परख नली, ब्रश होल्डर, बर्नर, यौगिक आदि। क्रियात्मक समूह के परीक्षण के लिए सारणी क्या हुई? पहला हुआ क्रम संख्या। आप क्रम संख्या 1 और 1 2, प्रयोग, परीक्षण, निष्कर्ष, वही कॉलम, वही टेबल, वही सारे मान होंगे आपके। जैसे पहला नंबर है कार्बनिक यौगिक के जलीय विलयन के संपर्क पर नीला लिटमस पेपर ले जाने पर। कैसा लिटमस बेटा? नीला लिटमस। किसको? कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक के विलयन के संपर्क पर नीला लिटमस पेपर ले जाने पर क्या होगा? परीक्षण। अब परीक्षण में क्या लिखा? लिटमस पेपर लाल हो जाता है। इससे पहले भी आपको बताया गया था कि नीला लिटमस होता तो लाल हो जाता, और लाल होता तो नीला हो जाता है। तो इसमें क्या, नीला लिटमस ले जाने पर क्या हो जाता है? वो लिटमस पेपर लाल हो जाता है। निष्कर्ष क्या हुआ? निष्कर्ष में आपको मिला कि आपको आता COOH। क्या मिला आपको? नीला लिटमस लाल हो जाने पर क्या हो जाएगा? COOH माइनस कार्बोक्सिलिक समूह। कैसा होता है बेटा? आप सभी को मालूम है, जिसमें COOH मिलता है वो कार्बोक्सिलिक समूह होता है। कार्बोक्सिलिक समूह हो सकता है, और इसको IUPAC में क्या कहते हैं? OE कम्ल। ये क्या होता है बेटा? OE कम्ल के अंतर्गत आता है। दूसरे नंबर पे बेटा देखो, दूसरा है कार्बनिक यौगिक सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन लेने पर। कार्बनिक यौगिक सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन लेने पर। जलीय विलयन लेने पर क्या होता है? तीव्र बदबूदार जो होता है बेटा, उसमें क्या प्राप्त हो जाता है? बदबूदार के साथ रंगहीन गंधहीन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस निकलती है। बदबूदार के साथ यानी बदबू के साथ में, बदबूदार इसमें आप अपनी लैंग्वेज में लिखना कि तीव्र बदबूदार रंगहीन कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तीव्र बदबूदार रंगहीन गंधहीन, ये रंगहीन कलर नहीं, गंधहीन कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 गैस निकलती है। तो ये आपकी लैंग्वेज में और सरल हो जाएगा। और इसमें होता है क्या? सिंगल बॉन्ड COOH कार्बोक्सिलिक समूह निश्चित। इसमें देखो हो सकता है, इसमें कंफर्म नहीं था भाई पहले वाले में, दूसरे वाले में कंफर्म हो गया कि सिंगल बॉन्ड COOH कार्बोक्सिलिक समूह निश्चित है। तो इसमें भी सिंगल बॉन्ड COOH है, इसमें भी सिंगल बॉन्ड COOH है। ये कार्बोक्सिलिक आपका समूह है। अब इसके बाद क्या आता है बेटा? इसके बाद परिणाम, रिजल्ट क्या आते हैं? रिजल्ट में हमने देखा कि दिए गए कार्बनिक यौगिक में सिंगल बॉन्ड COOH, दिए गए कार्बनिक यौगिक में सिंगल बॉन्ड COOH कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित रहते हैं। ये कार्बोक्सिलिक समूह इसमें उपस्थित रहते हैं। अच्छा, इसका सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है सिंगल बॉन्ड C, ऊपर की ओर डबल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड OH। फिर से समझ लीजिए, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH, है ना, ऑल समूह। अब इसमें सावधानियां क्या होती है? नंबर 1, परख, वही बात फिर से दोहराई जाती है। नंबर 1, परख नली सूक्ष्म एवं स्वच्छ होनी चाहिए, जो आपके पहले में रिजल्ट था। दूसरा, परख नली को अच्छी तरीके से ब्रश से साफ कर लेना चाहिए। तीसरा, परख नली को तिरछा गर्म करना चाहिए, तिरछा रखकर गर्म करना चाहिए। चौथा, परख नली को बर्नल पर कम ताप पर गर्म करना चाहिए। टेम्परेचर जो होगा, नहीं तो बर्नल टूट जाएगा भाई, हीट आ जाएगी। तो कम टेम्परेचर पर परख नली को बर्नल पर कम ताप पर गर्म करना चाहिए। तो इस तरीके से आपके आने वाले, शायद आपके कॉलेज, आपकी लैब, आपके विद्यालय में इंटरनल और एक्सटर्नल के अंतर्गत जो वाइवा होने वाला है, प्रैक्टिकल होने वाला है, उसमें शायद ही आपको इसी तरीके से आपको दिए के जाएंगे आपको। और संभवतः है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में अगर ना समझ में आया हो तो आप उसको कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको एक बात जानकारी दे दें कि 2 प्रैक्टिकल फिजिक्स और केमिस्ट्री की हमने दे दी है, बताए थे इसी टाइप से आपको, और आपको संभवतः ऐसे ही आपके विद्यालय में वो कराए जाएंगे। और नेक्स्ट कल या परसों
यानी अगले दिन 1 या 2 दिन के अंदर आपका वाइवा भी होने वाला होगा। तो वाइवा जो होने वाला है, तो अब इससे रिलेटिव आपने चार्ट बनाए होंगे, तो चार्ट में जो आपका बाह्य परीक्षक आते हैं, यानी जो बाहरी आते हैं, जो एक्सटर्नल आपका जो होना है वाइवा, उससे रिलेटिव आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने कौन कौन से चार्ट में फिगर बना रखे हैं। तो सबसे पहला फिजिक्स का ट्रांसफार्मर टॉपिक पर हम 1 या 2 दिन के अंदर कल, संभवतः कल डालने वाले हैं कि ट्रांसफार्मर से रिलेटिव कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 100% आपका एग्जामिनर आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा और आपका वाइवा बहुत अच्छा होगा। सो बच्चों, अगर कोई भी प्रॉब्लम ये हो, या आप संभवतः मॉर्निंग या इसी टाइम आपको वीडियो वो अपलोड होगा, आप उसको ज़रूर देखें, ज़रूर पढ़ें। थैंक यू। गुड नाइट।